नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, जो एनसीईआरटी सार संग्रह हमारा जो महेश कुमार वर्णवाल जी की जो बुक है, इसको हम कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें हमारी पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट हो चुका था। साथ में जो हमारा प्राचीन भारत था, ठीक है, जो प्राचीन भारत वाला जो पार्ट था हमारा, वो भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, प्राचीन भारत वाला। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा स्टार्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, यूके पीएससी के कोई भी एग्जाम होते हैं तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो पार्ट है वो मैंने एक लिस्ट बना दी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। ठीक है, भारत में जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए आप, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये थे आपके अरब निवासी थे। कहाँ से थे? ये थे आपके अरब निवासी। अगला है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था उबैदुल्लाह। किसमें? उबैदुल्लाह। ठीक है, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो ये की थी मुल्तान स्वर्ण नगरी पर नाम से जो इसको जाना जाता है। ठीक है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत में जो पहली बार जजिया कर लगाया था, ये लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अब आपने देखा होगा जो अरब कंट्री में लोग रहते हैं, ठीक है, वो दुबई, सऊदी अरब वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्या होता है, ऊंट भी होते हैं और खजूर भी होता है। और खजूर कहाँ पे होता है? ये रेगिस्तान वाली जो एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसी वजह से तो सिंध क्षेत्र में जो अरब लोग जिसका आया था, इनका प्रचलन था कि ये ऊंट का पालन करते थे, साथ में खजूर की खेती करते थे। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होता है? तो इसके देखिए, अरबों के पश्चात होता है तुर्कों का आगमन होता है। ठीक है, तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो गजनबी वंश था, ठीक है, तो अल्पतकीन गजनी के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तुर्की जो आक्रमण था पहला, सुबुकुद्दीन गजनी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, सुबुकुद्दीन गजनी के द्वारा। ठीक है, अगला है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। इनके बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम जो भारत पर आक्रमण होता है, मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुबुकुद्दीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? तो ये किया था आपका जयपाल को यहाँ पे इनके द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, अगला है, महमूद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर। अभी सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। सोमनाथ जगह है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है आपका? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो जिसमें सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी के द्वारा, तो उसमें गुजरात का शासक था वो भीम प्रथम था। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बार बार एग्जाम में। आगे देखते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 साल में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, साथ में इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गजनी द्वारा जो भारत में आक्रमण किया गया तो उसका मेन कारण क्या था? तो इसके द्वारा क्या किया था? मेन उद्देश्य था इसका धन संपदा, जो कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तो भारत की संपदा को लूटना था। कोई पे यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने का इसका यहाँ पे मोटो कोई नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ये क्वेश्चन तो यूके पीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम जो इतिहासकार था वो अलबरूनी था। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो अलबरूनी था वो क्या था? ये प्रमुख क्या था? प्रसिद्ध इतिहासकार था। किसका था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उद्बी द्वारा किताबुल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक रचना की गई थी। अब ये तीन के तीन बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अलबरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उद्बी द्वारा किताबुल यामिनी और फिरदौसी के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक क्या की रचना यहाँ पे की गई है। महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो 1175 में किया गया था। कहाँ पे? मुल्तान में किया गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा
जो पाटन, पाटन कहाँ पे, ये भी यहाँ पे गुजरात की जगह है एक, ठीक है। पाटन राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे आती है। आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीम द्वितीय के द्वारा इसको क्या किया था, यहाँ पे पराजित किया गया था, ठीक है। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? अब तराइन का युद्ध इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच यहाँ पे क्या होता है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तराइन के युद्ध हुए थे, पहला युद्ध हुआ था 1191 में, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था यहाँ पे। द्वितीय युद्ध जो हुआ तराइन का 1192 में होता है, एक साल बाद फिर से होता है, और मोहम्मद गौरी विजित यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है। इस तराइन के युद्ध के बाद ही कहा जाता है कि भारत में जो अरब आते हैं, ठीक है, इनकी जो मुस्लिमों का शासक होता है, तो ये बहुत निर्णायक युद्ध था। तराइन के युद्ध में इनकी विजय होती है, इसकी वजह से यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज यहाँ पे क्या करते हैं, हार जाते हैं, और अगर ये यहाँ पे जीतते तो क्या होता कि भारत में शायद ही यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे शासन कर पाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध जो 1194 में होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ये भी, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को क्या किया था, हराया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? तो ये थे शेख मुजुद्दीन चिश्ती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार एग्जाम में। तो देवी लक्ष्मी की जो आकृति है सिक्कों पर, तो ये किस शासक ने बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पे बनवाई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि राम और सीता की जो आकृति है, ठीक है, वो सिक्के किसने बनाए थे? वो आपके अकबर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपका आएगा अकबर आएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, देवी लक्ष्मी की आकृति पूछेगा तो मोहम्मद गौरी, और राम और सीता की पूछेगा तो वहाँ पे अकबर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी के द्वारा, क्योंकि बिहार के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट नालंदा माना जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये इसमें हिंसा वगैरह भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इसके बारे में चर्चा की हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? यादोज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे नियंत्रण किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट टाइम जो हिंदू शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया था, हिंदुस्तान या हिंदू, तो ये फर्स्ट टाइम अरबों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो काल रहा 1200 से लेके 1526 तक रहता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किन किन शासकों ने यहाँ पे शासन किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये आप इतिहास को यहाँ पे अच्छे भाषा कह सकते हैं कि सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। पहले आता है हमारा इलवारी वंश के अंतर्गत और लोधी वंश, 2 वंश थे यहाँ पे। अब देखिए पहला दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के अंतर्गत 11 शासक यहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है। फिर आता है खिलजी वंश, इसमें 5 शासक रहते हैं। तुगलक वंश में 9 शासक रहते हैं। सैयद वंश में 4 शासक रहते हैं, और लास्ट में आता है लोधी वंश, इसमें 3 शासक आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे, ठीक है, तो लोधी वंश के समाप्त होने के बाद फिर यहाँ पे मुगल वंश भारत में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे देख, यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक बार। देखिए अब बाकी हम आगे पढ़ेंगे, इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, आप इसको डाउनलोड भी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सुमित मुरारी के नाम से यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहता है 1206 से लेकर 1210, राजधानी इनकी लाहौर थी। आराम शाह आते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं, इनने इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम इनके बारे में एक एक चीज़ें देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक आपके लिए यहाँ पे एक रोड मैप टाइप दिया हुआ है, ठीक है। रजिया सुल्तान एकमात्र जो कह सकते हैं कि महिला शासक जो थी, ठीक है, शासिका जो थी, मुइजुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, साथ में उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो गयासुद्दीन बलबन इंपॉर्टेंट है, और बाकी इनमें कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे आपका खिलजी वंश है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ने लिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ठीक है। साथ ही इसके बाद हम देखते हैं सैयद वंश में खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह, ठीक है। और लोधी वंश में आते हैं बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है, और इब्राहिम लोधी ये है, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक करके देखेंगे। बाकी इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे PDF डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल 1210 से लेके 1236 तक रहा था। ठीक है, इन इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है जो कि 4 साल तक यहाँ पे राज करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इल्तुतमिश के बाद यहाँ पे रजिया सुल्तान। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, क्लियर है। चलिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान चहलगामी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ करवाया इनकी द्वारा। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। देखिए, इससे पहले जो राजधानी थी वो लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, बट कहा जाता है कि जो राजधानी दिल्ली सल्तनत की गई, दिल्ली सल्तनत की, वो इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुतुब मीनार है वो सब बनाया था इनके द्वारा, 4 शासकों के द्वारा, तो किसका इंपॉर्टेंट रोल था उसमें, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए गुलाम वंश के अंतर्गत हम चीज़ों को देखेंगे जो कि 1210 से लेके 1290 तक रहता है। ठीक है, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश में कौन कौन से आते हैं, ये आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी याद करना किस वंश का शासक लंबा रहा था। देखिए यहाँ पे जो कह सकते हैं 84 वर्ष का यहाँ पे शासन रहता है, किसका? गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 84 वर्ष का शासन यहाँ पे रहता है, किसका? गुलाम वंश का। अब गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 25 जून 1206, जो 25 जून 1206 को क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पे होता है? तो ये होता है इनका लाहौर में होता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी आपकी? ये थी आपकी लाहौर, पाकिस्तान में। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो ये क्या? लाहौर को किया गया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इनने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया था। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? देखिए क्वेश्चन पूछता है लाख बख्शी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों दी गई थी? क्योंकि इनके द्वारा अधिक दान, मतलब लाखों का दान दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको लाख बख्शी के नाम से जाना जाता है। इनको उपाधि दी गई थी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? कुरान खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। कुतुबुल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और भारत की प्रथम मस्जिद इसको माना जाता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। अभी कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो ये है आपका दिल्ली में है, मेहरौली में, दिल्ली में है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने। चौगान जो होता है वो घोड़े में बैठ के यहाँ पे खेला जाता है, तो कहा जाता है कि चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ पे इल्तुतमिश दे देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, ठीक है, तुगलक दे देगा। तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक में आपको क्या करना है, वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करने की अप्रोच भी बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अच्छे से सुनते हैं तो आप क्वेश्चन यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र आरामशाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? ये बना था इल्तुतमिश बनता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश के बारे में भी। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये था बदायूं का। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को यहाँ पे माना जाता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनानी तथा बगदाद के खलीफा, बगदाद कहाँ है? अफगानिस्तान में, के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए पहले जो लाहौर थी राजधानी, ठीक है, लाहौर के बाद दिल्ली जो राजधानी बनाते हैं वो आते हैं आपके इल्तुतमिश बनाते हैं। ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे? तुर्कान चहलगामी। ठीक है, और इसको 40 दल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लोग थे, इसलिए इसको 40 दल कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो ये आए थे इल्तुतमिश के शासनकाल टाइम पे भी आए थे। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी जो मंगोलिया से आए थे चंगेज खां। ठीक है, इनके बारे में स्टोरी भी आपने सुनी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे ये आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इकदार
इक़्तिदार कहलाते थे। देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अब इक्ता क्या होता है, इक्ता जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि, जिसका अर्थ होता है भूमि, ठीक है। तो और जो भूमि को लेने वाले होते थे उनको इक़्तिदार कहते थे, क्योंकि जो इक्ता है वो भूमि है, भूमि को लेने वाला इक़्तिदार होता था, ठीक है। देखिए मैंने इससे पहले पॉलिटी भी करवाई हुई है इसी क्रम में, समझो मतलब डिटेल में चीज़ों को बताया भी है वहाँ पे, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। अगर आप यूकेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इसी बुक से और कह सकते हैं कि डायरेक्टली मतलब पॉइंट ऑफ पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो के लिए जो आपके लेक्चर का एग्जाम होने वाला है, लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, आरओ का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान थी, ठीक है। तो मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया था 1236 से लेके, ठीक है, 1239 के आसपास तक माना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था, अमीर आकुर को, ठीक है। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया को हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठाया था, बहमराव शाम को, ठीक है। यहाँ पे रजिया की मृत्यु करवा दी थी यहाँ पे, क्योंकि महिला शासिका आप देख सकते हैं जुडीवाड़ी जो हमारी सोसाइटी थी पहले से ही, अभी भी थोड़ी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे पद जो कहते हैं कि वो पुरुष ही बैठे इस पर, महिलाएं नहीं बैठे किसी बड़े पद पे, तो ये चीज़ें पहले चलती थी। तो रजिया को यहाँ पे रजिया बैठ तो गई थी, बस लोगों को यहाँ पे जो वो सोसाइटी थी उनको ये चीज़ें राज नहीं आई, और उनकी जगह क्या किया गया, यहाँ पे रजिया की मृत्यु करवा, मतलब उनकी हत्या करवा दी गई, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन बैठता है, बहराम शाह यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकित पद का सर्जन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एदगिनी को नियुक्त किया गया था, ठीक है, एदगिन को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद का नियुक्त किया, नासिरुद्दीन महमूद ने। बलबन को उलग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो बलबन को उलग खां की उपाधि नासिरुद्दीन जो मोहम्मद थे उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया था, तो यहाँ पे बलबन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन जो बलबन से क्वेश्चन पूछता है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था, बलबन था, ठीक है। इसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लोह एवं रक्त युक्त, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको यहाँ पे फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लोह एवं रक्त की नीति का अगर बात करेंगे तो ये बलबन में आपको टिक करना है, क्योंकि कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं अकबर करके आते हैं, अकबर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका बलबन से रिलेटेड है, ठीक है। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो पद कहते थे, तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिजरा एम पेबोस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी अकबर के सिजरा एम पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था, बलबन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा मगर झुक के जो मतलब सलाम करना होता था उसको सिजदा कहते थे। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो दीवान अर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बलबन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स था, ठीक है। तो गुलाम वंश 1290 तक हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहता था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने जो तांबे का सिक्का चलाया था उसको जीतल कहते थे, क्या कहते थे, जीतल कहते थे उसको। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है हर पेज के लास्ट में, नासिरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा गया है। आप क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, और सिराज ने इसे सिराज ने कहा था इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रहेगा खिलजी वंश। अब हमारा 1290 से लेके 1320 तक 30 साल के लिए खिलजी वंश यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब खिलजी वंश से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए गुलाम वंश के पश्चात 1290 में दिल्ली जो सल्तनत था, ठीक है, देखिए हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा यहाँ पे स्थापना इसकी की गई थी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। देखिए जो रक्त एंड लौह की पॉलिसी ये बलबन ने स्टार्ट कर रखी थी, इसको त्याग के क्या कर दिया, देखिए अब यहाँ पे क्या खिलजी वंश आ चुका है, तो इसका जो अनुसरण किया था उदार नीति का वो थे जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे, ठीक है। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलाउद्दीन की हत्या किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे हत्या कर दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हर टाइम पीरियड में एक सुल्तान इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली गुरसब शाह।
जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बलवन के लाल महल में इसको करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए शाही या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? यदि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन पूछता है सिकंदर ए शाही किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासन पर किया था? किस शासक पर किया था? तो रायकर्ण गुजरात का जो शासक था। ठीक है। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है। 1000 दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासन कौन था? तो राणा रतन सिंह। राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो राणा रतन सिंह वहाँ के क्या थे? और थे। ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। तो ये जो राणा रतन सिंह है, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो इसका ही जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था देवगिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिसेंट में यूकेएसआई में भी पूछा गया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेएसआई में पूछा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। राज्य देवगिरी, शासन रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने 1307 में। अगला राज्य वारंगल, प्रताप रुद्रदेव शासक थे। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था यहाँ पर भी, और 1309 ईस्वी में किया था। द्वार समुद्र वीर बल्लाल सेकेंड मलिक काफूर के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1310 में। पांडे, वीर पांडे यहाँ पे शासक थे, मलिक काफूर के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1311 में किया गया था। अगला है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। चराई कर तथा ग्रह कर, घरी चढ़ी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए, कभी बोलेगा कि चराई कर या ग्रह कर या घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। और कभी पूछेगा घरी चरी क्या है? तो एक प्रकार का कर है, ये क्या है? एक प्रकार का टैक्स है आपका। ठीक है। क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा किया था, मुबारक शाह खिलजी। इंपॉर्टेंट है ये भी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है अलाई दरवाजा, जो कि दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार के वहाँ पे। ठीक है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में, और यहाँ पे घोड़े के नाल के आकार का जो मेहराब का उपयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी के द्वारा यहाँ पे स्वयं को खलीफा यहाँ पे घोषित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन द्वारा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इनको एक बार। देखिए, विभाग दिया हुआ है, साथ में अधिकारी दिए हुए हैं। ठीक है। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक था। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण करता था। ठीक है। और महियान गुप्तचर था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ अधिकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें भी लिखी हुई है। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने राधी पद्मिनी की सुंदरता को वाहित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। मैंने आपको ये बता दिया है, आपने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें ये चीज़ें दिखाई हुई है। ठीक है। क्लियर डिटेल में चीज़ें दिखाई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश का जो पीरियड रहता है 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था, क्योंकि इनका जो टाइम है वो आपका 94 ईयर के आसपास रहता है।
ठीक है, कितना रहता है 94 ईयर के आसपास इनका टाइम पीरियड यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको एक एक करके चीज़ों को। देखिए 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी या फिर गाजी मलिक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो नियामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे संबंध यहाँ पे नहीं थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूरहस्त। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दिल्ली अभी दूर है, ये इसके लिए कहा गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा अनपढ़ भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, ये इतने सबसे ज़्यादा विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, उसके बाद भी इनके जो 5 डिसीजन थे वो इनके लिए मतलब वर्ष, इनके शासनकाल में वर्ष माने जाते हैं, क्योंकि इनने बिना सोचे समझे वो निर्णय ले लिए गए और वो इनके अभियान पूरे हो नहीं सके। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कुछ कार्य दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। देखिए पहला, इनने राजधानी परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, 1326 से लेकर 1327 के बीच में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही और 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो पहला तो इनका ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, पहला डिसीजन कैंसिल हो गया, तो इसलिए इनको अनपढ़ कहा जाता है। दूसरा देख लेते हैं, दोआब में कर वृद्धि कर दी इनके द्वारा। ठीक है, 1327 से 1328 में, और यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। ठीक है, तो ये भी इनका डिसीजन कैंसिल हो गया। तो 2 डिसीजन लिए इनके, दोनों कैंसिल हो गए। तीसरा इनने क्या किया? सांकेंद्रिक मुद्रा का प्रचलन किया 1330 में। और यहाँ पे क्या होता है, तो चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेंद्रिक मुद्रा का इनने प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना असफल रही। क्यों रही? क्योंकि जैसे इनने यहाँ पे चांदी की कमी के कारण ये सांकेतिक मुद्राएं भापी, तो लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये भी चल नहीं पाई और ये भी इनकी यहाँ पे पॉलिसी कैंसिल हो गई। ठीक है, चौथा करते हैं ये लोग खुरासन का अभियान। अब देखिए क्या होता है, खुरासन पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया था। ठीक है, ये भी यहाँ पे असफल रहा। अगला था इनका कराची अभियान। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो कराची अभियान था, ये जो कुमाऊं के हिल्स हैं, ठीक है, उत्तराखंड के कब्जे की बात करूं, कुमाऊं गढ़वाल के हिल्स हैं, तो इनके द्वारा क्या किया गया, मानसून के टाइम पे, जो बरसात का सीजन होता है, बरसात के सीजन पे क्या होता है, इनके द्वारा चढ़ाई कर दी गई। अब आपने देखा है उत्तराखंड वगैरह में कितना लैंडस्लाइड वगैरह होता है, तो बरसात के टाइम पे इनने जब कराची के लिए अभियान शुरू करता है, तो वहाँ से बरसात में पूरे सैनिक क्या होते हैं, फिसल के चढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिससे ये भी इनका कैंसिल हो सकता है। अगर ये ठंडे का टाइम लेते, या फिर कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर का टाइम लेते, या फिर मार्च अप्रैल का, अब इनने क्या किया, मानसून के टाइम पे जून जुलाई में चढ़ाई शुरू कर दी, तो ये भी इनके यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल हो गई थी। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो 5 स्टेप लिए गए योजना बनाई गई, ये 5 की 5 असफल हो गई इनके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, कृषि के लिए अमीर कोही। भारत में सर्वप्रथम सांकेंद्रिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में किया गया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1333 में भारत आया था। ठीक है, और ये मोरक्को का निवासी था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा 1347 में। और ये टाइम पे किसका था? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था उस टाइम पे। ठीक है, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये भी थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने संबंध घनिष्ठ थे? ये थे जिन प्रभा सूरी जी। क्या थे आपके? एक जैन संत थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के समय 1351 में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, जिसको हम अभी PWD कहते हैं, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, की स्थापना किस शासनकाल में की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इनके द्वारा ही लाए गए थे। ठीक है, सबसे अधिक
गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिरोज शाह तुगलक की दरबार में सबसे ज़्यादा कैसे गुलाम सुल्तान थे। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये था फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिरोज शाह के काल में स्थापित कुछ विभाग हैं। दीवान बंदगान, दासों की रेख रेख के लिए, इसको आप ऐसे याद रखते हैं, जो दास होते हैं इनको हम बंद करके रखते हैं तो बंदगन हो गया। दीवान इस्तिहाक पेंशन। ठीक है। दीवान खैराज, असहाय लोगों की मदद के लिए हम क्या कहते हैं, खैरात बांटते हैं ना, असहाय लोगों को क्या कहते हैं, खैरात बांटते हैं। तो खैरात से याद रख लो, खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। ठीक है, ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद था। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक को यहाँ पे गाजी मलिक की उपाधि उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, इसको देख लेते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अब तैमूर ने जो आक्रमण किया था किसके टाइम पे किया था, नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे किया गया था। ठीक है, मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर के द्वारा 1398 में इनका द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, जो सैयद वंश है इसके बारे में देख लेंगे, और यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा लोधी वंश को खत्म करते ही। फिर जो अगला लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे मुगल वंश है, मुगल वंश के बारे में चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले सैयद वंश और लोधी वंश। अब सैयद वंश के बारे में देखते हैं। 1414 में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश की, खिज्र खां के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सैयद ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था, तो खिज्र खां था ये भी। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था, सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहंदी को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब लोधी वंश के कुछ शासक दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे बाबर आ जाता है। ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुगल वंश आ जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, तो बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दिल्ली सल्तनत में बोलेगा, सुल्तानों की बात करेगा तो बहलोल लोधी हो जाएगा। अगर बोलेगा वंश बोलेगा तो यहाँ पे कौन सा वंश हो जाएगा, अभी हमें देखा था इससे पहले तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, 94 ईयर जिसने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, तो बहलोल लोधी के बारे में ऐसा कहा गया है। ठीक है। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया गया था, गजे सिकंदरी। अब याद रखना, गजे सिकंदरी किसने कहा, सिकंदर लोधी के द्वारा, अपने नाम से ही मतलब गजे सिकंदरी। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये भी आपका सिकंदर लोधी ही था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर न जाने ना उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सल्तनत कालीन वंश दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। मामुल्लुक वंश 1206 से 1290, 84 वर्ष, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ऐबक संस्थापक था इसका, 84 वर्ष शासन किया था। फिर खिलजी वंश आता है। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1290 से लेके 1320, 30 साल तक जलाउद्दीन खिलजी के संस्थापक थे। देखिए अब गुलाम वंश जो था यहाँ पे ऐबक था, बस संस्थापक जो वास्तविकता माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको, इल्तुतमिश को माना जाता है, इसको ध्यान देना। ठीक है। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा 94 साल तक शासन करते हैं यहाँ पे, 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक इनका संस्थापक होता है। सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक, 37 साल तक यहाँ पे खिज्र खां इसके संस्थापक होते हैं। और लोधी वंश की हम बात करेंगे तो 76 साल तक यहाँ पे शासन करते हैं, और बहलोल लोधी के यहाँ पे संस्थापक होते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल वंश यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का रहा था। खिलजी का था 30 वर्ष और तुगलक का था 94 ईयर, ये आपको याद रखना है। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी, सिकंदर लोधी के कार्यकाल में यहाँ पे की गई थी।
सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखा करता था? गुरु रुखी, ठीक है, गुरु रुखी के नाम से। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत के, और साथ में लोदी वंश, ठीक है, तो इसके अंतिम शासक थे। ऐसे क्वेश्चन बनते एग्जाम में, ठीक है। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराजा संगा के द्वारा, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1526 में आपका 1526 में होता है पानीपत का युद्ध, तो इब्राहिम लोदी यहाँ पे पराजित किया जाता है किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ ही कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का यहाँ पर समापन हो जाता है, ठीक है। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी के टाइम पे। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। कौन? इब्राहिम लोदी। और कहाँ पे? बाबर के साथ, ठीक है। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक काल में किया था? तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल में दस्तार बंदन किसे कहा जाता है? उलेमा को कहा जाता है। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? ये भी अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी के अंतर्गत भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था, तो ये था आयुर्वेद शास्त्र से, ठीक है। तो ये चीज़ें थी और एक इंपॉर्टेंट लाइन पर लिखी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद शामिल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो देखिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो, जो मध्यकालीन भारत था इसका पार्ट 1 था ये, ठीक है। मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 था। इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा, एक और 3 पार्ट आएंगे। 3 पार्ट में मध्यकालीन भारत को खत्म कर देंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ सजेशन देना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बस डिसलाइक करने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन देके जाएंगे कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।